अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आज फिर एक लड़की को अस्पताल में लाया गया था जिसकी हालत बिगड़ गई थी और इसको बचाने के लिए डॉक्टर्स की दौड़ें लगी हुई थी। अस्पताल के 3 माहिर डॉक्टर इस लड़की की कंडीशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर 4 घंटे लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी वो लड़की जानबर नहीं हो सकी और इसकी मौत हो गई। मुझे इस लड़की की मौत का बहुत अफसोस हुआ था। वो जवान थी और जब वो अस्पताल इलाज के लिए आई थी तो देखने में ज्यादा बीमार नहीं लग रही थी। यूं लगता था जैसे उसे मामूली सा नज़ला जुकाम हो, मगर शायद इसको कोई खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई थी जिसका इलाज वक्त पर नहीं हो सका और आज वो जान से हार गई। ये दूसरी लड़की थी जिसका ये हाल हो रहा था। दोनों ही बिल्कुल जवान थी। ऐसी जवान और अचानक मौत देखकर मेरा दिल बुरा हो रहा था, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं पेशे के एतबार से नर्स थी और इस अस्पताल में नौकरी किए मुझे चंद ही महीने हुए थे। पहले तो मेरी ड्यूटी गायनी वार्ड में थी, लेकिन फिर मेरी इन 3 माहिर डॉक्टर्स के साथ ड्यूटी लगा दी गई थी। मेरी ड्यूटी ये थी कि जब भी कोई मरीज आए तो मैं इन तीनों डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करूं जिनके साथ मैं काम कर रही थी। कहने को वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, मगर मुझे इनकी महारत पर शक होने लगा था, क्योंकि 2 लड़कियों के केस आ चुके थे, लेकिन दोनों केसेस में लड़कियां मर गई थीं। खैर, इसको अल्लाह की रजा भी कह सकते हैं। मेरा नसीब ऐसा था कि जब से मैं इस वार्ड में आई थी 2 लड़कियों की मौत देख चुकी थी। सच शुक्र कि वो लड़कियां गरीब घरानों की थी जिनके वालिदैन रो पीट कर खामोश हो गए थे। अगर वो किसी मालदार घरानों की बेटियां होती तो अब तक इन डॉक्टर्स पर इन लड़कियों की मौत का केस बन चुका होता, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी सूरत हाल को नहीं समझते, बल्कि सारा इल्ज़ाम डॉक्टरों के सर पर डाल देते हैं। लेकिन इन लड़कियों के घरानों ने इनकी मौत पर सब्र कर लिया था, मगर इनकी अचानक मौत देखकर मुझे शदीद झटका लगा था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। मैं कुछ दिन आराम करना चाहती थी ताकि अपने दिमाग को पुरसकून करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकूं। मेरा तबादला दूसरे शहर से हुआ था, इसलिए मैं अस्पताल के एक कमरे में ही रह रही थी। अभी मेरी छुट्टी का दूसरा दिन था जब मैंने सुना कि एक और लड़की लाई गई जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और इन डॉक्टर्स के बेहतरीन इलाज के बावजूद वो भी जिंदा नहीं रही और पहली 2 की तरह वो भी गरीब घराने की लड़की थी। ये खबर सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा। आखिर ऐसी कौन सी बीमारियां लग रही हैं कि जो भी लड़की आती है जिंदा ही नहीं बचती? और इन डॉक्टर्स की महारत को क्या हो जाता था जो इंतहाई सीरियस मरीजों को सेटल कर लेते थे, जो इंतहाई सीरियस मरीजों को स्टेबल कर लेते थे, मगर जब कोई जवान लड़की आती तो इनके हाथ पैर फूल जाते थे और वो लड़की भी जिंदा नहीं बचती थी। मुझे इस बात ने कश्मकश में डाल दिया। दिलो दिमाग को अजीब से वहम सताने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में कोई वबा फैली हो जो जवान लड़कियों को खा रही थी। मैं भी तो जवान थी और ऐसा कुछ नहीं जानती थी। अगर वाकई कोई बीमारी थी और वो मुझे लग गई तो? इस सोच ने ही मेरा खौफ से बुरा हाल कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मेरा ईमान कमजोर था या मुझे मौत से डर लगता था, मगर मैं अभी इसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं मौत को कबूल कर लेती, बल्कि जो मेरे हालात थे इस हिसाब से तो मुझे कम अज कम 6 साल मजीद जिंदगी के लिए चाहिए थे। सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने मजीद आराम करने का ख्याल दिल से निकाल दिया और तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। जिस वक्त मैं अस्पताल पहुंची, इस वक्त इस लड़की के वालिदैन अस्पताल की कागजाई कार्रवाई करवाने के बाद अपनी बेटी की मैयत को लेकर जा रहे थे। यूं तो मुझे मैयतों से बहुत खौफ महसूस होता था। जब किसी की मौत होती मैं कोशिश करती थी कि मैयत के आसपास भी ना भटकूं, मगर अब जो सूरत हाल चल रही थी उसको देखते हुए मैंने दिल बड़ा करके इस लड़की की मैयत का जायजा लेने की कोशिश की तो इन डॉक्टर्स के साथ ठहरने वाली नर्स ने मुझे रोक लिया और मेरे कान में बोली, इस लड़की को भी खतरनाक बीमारी थी। हम किसी के आगे नाम तो नहीं ले रहे, मगर इस लड़की के माँ बाप को बता दिया है और मैंने इसको गुस्ल भी दे दिया है ताकि कोई और इसके करीब ना आए। तुम भी इससे दूर रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम जवान हो, तुम्हें भी तो ये बीमारी लग सकती है। ये जानकर मुझे अच्छा खासा झटका लगा था। मैंने खौफजदा नजरों से नर्स की जानिब देखा
वो पक्की उम्र की औरत थी और मेरा एहसास करने की खातिर मुझे तनबीह कर रही थी। इस वक्त तो मैं खामोशी से पीछे हट गई, लेकिन फिर जब मुझे मौका मिला तो मैं इसी नर्स के पास गई और इससे पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी फैली हुई है जो सिर्फ जवान लड़कियों को ही लग रही है, और इतनी खतरनाक बीमारी कि फौरन ही मौत हो जाती है। और अगर ऐसी कोई वबा आई हुई है तो आप लोगों को चाहिए ना कि आप सबको बता दें, ताकि हर कोई इस मर्ज से बच सके। मेरी बात पर इस नर्स ने बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, हर वबा और बीमारी भी बताने वाली नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका छुपा रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। समझो ये भी ऐसी ही वबा है। बेहतर होगा कि तुम भी अपना मुंह बंद रखना और इस मामले से दूर ही रहो, और अगर मेरी हिदायत पर अमल करोगी तो तुम्हें ये बीमारी नहीं लगेगी। ये बात करते हुए वो नर्स बहुत ही अजीब अंदाज से मुस्कुराई थी। मुझे उसका लहजा, उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे इस मामले से दूर रखना चाहती है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसे छुपाया जा रहा था? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मरहूमीन के वारसीन भी इन लोगों की बात पर अमल करके अपनी मैयत को गुस्ल दिलवाकर घर ले जाते थे। मुझे सब जानने के लिए बहुत तजस्सुस होने लगा, मगर मसला ये था कि मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं थी। और फिर वो अधेड़ उम्र नर्स बहुत ही सख्त मिजाज वाक़ई हुई थी। वो काम से ज्यादा किसी को आपस में बात करने तक नहीं देती थी। इस हकीकत तक पहुंचने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना था। मैं अपने दिमाग पर जोर देकर कोई तरीका सोचने लगी जिसके जरिए मैं इस रास्ते भी पहुंच जाऊं और किसी को शक भी ना हो कि मैंने हकीकत जान ली है। लेकिन बहुत कोशिश की, उसके बावजूद मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर इन सब का दिल इन सब का दिल जीतने की कोशिश करती हूँ, ताकि इन डॉक्टर्स और नर्स को मुझ पर एतबार हो जाए तो किसी न किसी दिन वो मुझे इस अजीबोगरीब बीमारी के बारे में ज़रूर बता देंगे। फिर मैंने अपनी सोच पर अमल करना शुरू कर दिया। जैसा वो डॉक्टर मुझे कहते मैं बिल्कुल वैसा ही करती, और इनको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। वो सब मेरे काम से बहुत खुश थे, मगर मुझे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। और जब 100 तरह के हरबे आजमा कर भी मैं इस राज तक नहीं पहुंच सकी, तब मैंने इस बारे में छानबीन करना छोड़ दी और यही सोचा, जो भी मसला है, मुझे इस मामले में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं अपने काम से काम रखूं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, ताकि जिस मसले को हल करने के लिए मैं यहाँ आई थी वो मसला हल हो जाए और मेरी जिंदगी में भी कुछ सुकून आए। मेरे अपने मसाइल बहुत ज्यादा थे। ऐसे में किसी भी फजूल काम में घुसकर अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती थी। लिहाजा मैंने इस बारे में सोच विचार करना छोड़ दी और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हो रहा था और मेरा तजस्सुस भी अभी तक खत्म नहीं हुआ था। कुछ रोज गुजरे, एक और लड़की इस अस्पताल में लाई गई। इस लड़की को आता देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में ये बात आ रही थी, हो न हो इसको भी वही मसला होगा। वो अभी तक वेटिंग रूम में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तब मैं इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए जल्दी से इसके पास गई और बहाने से इसका चेकअप किया। इसको मौसमी बुखार था और साथ ही कमर में शदीद तकलीफ थी, जो बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी, और इस कमर दर्द की वजह से ही वो अस्पताल आई थी। बज़ाहिर मुझे इसमें कोई मसला या खराबी नजर नहीं आई थी, जिसके पेश नज़र मैं कह सकती कि इसे कोई बड़ा मर्ज लाहक नहीं रहा था। इसका मुआयना मुकम्मल करने के बाद मैं मुतमईन सी अपनी जगह पर लौट आई, यानी ये लड़की बनने वाली नहीं थी। इसका मर्ज बहुत मामूली था, मगर इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जब चेकअप के लिए कमरे में गई तो थोड़ी देर बाद वो नर्स दौड़ते हुए बाकी 2 डॉक्टर्स को बुलाने आई। उसका कहना था कि लड़की की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप दोनों को बुला रहे हैं। इस नर्स का पैगाम सुनकर वो दोनों डॉक्टर भी तेजी से इस कमरे की तरफ दौड़े। मैं अभी तक शौक में थी। वो लड़की तो बिल्कुल ठीक थी, इसे कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। और फिर मैंने महसूस किया कि इन डॉक्टर्स को बुलाते हुए इस नर्स का लहजा और रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे वो किसी मरते हुए मरीज की खबर लाई हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और इशारा देना चाह रही थी। और इन डॉक्टर्स के अंदाज भी मुझे दबा दबा जोश महसूस हुआ था, ना कि परेशानी। इस बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मसला कोई और नहीं, बल्कि यही डॉक्टर और नर्स ही कोई मसला कर रहे हैं।
मुझे और कुछ तो ना सूझा, मैं फाइल पढ़ने के बहाने इस लड़की के वालिदैन के पास आसपास टहलने लगी। 4 घंटे की भाग दौड़ के बाद नर्स लड़की के वालिदैन के पास आई और उनको बताया कि इनकी बेटी मर चुकी है। ये बात जानकर इन बूढ़े माँ बाप को बहुत झटका लगा था। वो रोते हुए कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी कि वो मर जाती, बस कमर का दर्द था जो ठीक नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल ठीक थी और अब तुम लोग कह रहे हो कि जिंदा नहीं रही। हमें हमारी बच्ची दो, हम कहीं और जाकर इसका इलाज करवाते हैं। ये बात सुनकर नर्स जुज़बुज़ हो गई और इनसे कहने लगी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। और इसके बाद इस नर्स ने बहुत ही धीमे लहजे में ना जाने इसके वालिदैन को क्या ऐसा बताया जिसे सुनकर इनके रंग जर्द पड़ गए। बाप ने अपना सर झुका लिया जबकि माँ दबा दबा चीखने लगी। वो नर्स अपनी बात करके वहां से जा चुकी थी। तभी मैं तेजी से इनके पास आई और इनको दिलासा देने लगी तो इसकी माँ बेख्तियार बोली, ये मुमकिन नहीं है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी और ना ही इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता था। चंद दिनों बाद तो इसकी शादी थी और ये शादी उसी की मर्जी और खुशी से हो रही थी। तो फिर वो क्यों ऐसा कोई कदम उठाएगी, और वो भी अपनी शादी से कुछ रोज पहले। मेरी बेटी बहुत नेक और पाकबाज थी और इस नर्स का कहना था कि इसके किसी मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात इस हद तक बढ़ गए थे कि इस लड़की की कंडीशन स्टेबल नहीं रही, इसलिए इसे कमर में दर्द था। ऐसा नहीं हो सकता, वो नर्स झूठ बोल कर गई है। मेरी बेटी बहुत नेक थी। बूढ़ी औरत रोते हुए बोलती जा रही थी और मेरे सर पर आसमान आ गिरा। तो ये वो मर्ज था जो हर दूसरी लड़की को लग रहा था और इसकी मौत हो रही थी, मगर ये मुमकिन नहीं था। इज्तिमाई ज्यादतियों के बाद भी लड़कियां बच जाती हैं, तो क्या ऐसे हो सकता था कि यहाँ आने वाली हर लड़की इंतहाई खतरनाक हालत में होती और मर जाती थी, और फिर वो लड़की बिल्कुल ठीक थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। अभी मैं सोच ही रही थी जब इस लड़की का बाप बोला, मना करता था ना तुम्हें अपनी बेटी को इसके मंगेतर के साथ ना मिलने दिया करो, मगर तुम्हें इन दोनों की पाकदामनी का बड़ा यकीन था। अब भला हमें क्या पता वो तन्हाई में क्या करते रहे थे। कोई तो बात थी जो नर्स बोलकर गई है। वो तो कह रही है कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं तो इसका मुआयना करवा लो, खुद ही सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और अगर हम कहीं और जाकर इसका मुआयना करवाते हैं तो भी हमारी ही बदनामी होगी। बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहो, इस नर्स को गुस्ल की इजाजत दो और फिर हम यहाँ से जाएं। और अपना मुंह बंद रखना, किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। बस बोल देना अचानक बीपी हाई और वो मर गई। उसका बाप बहुत संगदिली से बोल रहा था, मगर देखा जाए तो इसका कसूर भी नहीं था। इतनी बड़ी बात उसको पता चली थी तो उसका यही रद्द अमल तो होना था। जिस बेटी को उन्होंने सारी जिंदगी नेक और पाकबाज समझा, वो ही बेटी बदकिरदार निकले तो वालिदैन का ऐसा ही रद्द अमल होता है। मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इस लड़की का मुआयना किया था। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक थी, ये डॉक्टर ही कोई गड़बड़ कर रहे थे। मुझे अब इस गड़बड़ के बारे में जानना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचकर इस लड़की के माँ बाप को दिलासा देते हुए इनसे कहा कि हो सकता है कि आपकी बेटी वाकई पाकदामन हो, किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की हो और वो बेचारी आप लोगों को बता ना सकी हो। भला ऐसी बातें इज्जतदार और नेक लड़कियां कहाँ किसी को बता सकती हैं। और ये भी तो हो सकता है इसी बात का गम उसने दिल से लगा लिया हो और बदनाम हो जाने के खौफ से यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी हालत बिगड़ गई और वो मर गई। आप लोगों को चाहिए कि अपनी बेटी पर शक करने की बजाय इसकी बख्शिश की दुआ करें और इसकी मौत पर सब्र करें और इसकी पाकदामनी का यकीन रखें। अगर आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी इसे अच्छा नहीं समझेगा। मेरी बात ने जैसे इन बूढ़े बेबस वालिदैन के बेजान होते जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। बेशक इनका दुख बहुत बड़ा था। इनकी जवान बेटी मरी थी, मगर मेरी बात पर इनके चेहरे पर यह इत्मीनान फैल गया था और उनको सुकून मिला कि उनकी बेटी बदकिरदार नहीं थी। वाकई किसी ने इनकी मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था और इसी सदमे की वजह से उनकी नेक पाकबाज और मासूम बेटी मर गई थी। वो दोनों रोते हुए मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे ढेरों दुआएं देने लगे। इसके बाद अपनी बच्ची को गुस्ल की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही नर्स ने जल्दी से इनकी बेटी को गुस्ल दिया और कफन पहनाकर वालिदैन के हवाले कर दिया।
वो दोनों रोते हुए अपनी बेटी को लेकर चले गए। नर्स और डॉक्टर्स मुझसे बहुत खुश हुए कि मैंने तरीके से लड़की के वालिदैन को समझाया था, जबकि मैं अभी तक ज़ल्ज़लों की जद में थी। मैं बेजान कदमों से चलती अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस अस्पताल में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे अब एहसास हो रहा था कि इन सारी लड़कियों के साथ इसी अस्पताल में ही कोई मसला होता था, और वो मसला करने वाले यही 3 डॉक्टर थे। अब जब मैंने हालात पर गौर किया तो मुझे ये बात भी मालूम हुई कि मरने वाली हर लड़की के वक्त सिर्फ यही 3 डॉक्टर्स और वो नर्स ही होती थी, और कोई भी नहीं होता था। तो मतलब बहुत ही खुफिया तरीके से कोई गड़बड़ की जा रही थी, और फिर गड़बड़ करने के लिए गरीब वालिदैन की बच्चियों को ही चुना जाता था। वरना इस अस्पताल में बहुत सी ऐसी लड़कियां भी आईं जिनके अच्छे घरानों से ताल्लुक थे, और लड़कियां आती और इन्हीं डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर चली जाती थी। इनको ऐसा कोई मसला नहीं होता था। मगर जब किसी गरीब की बच्ची यहाँ आती तो मुर्दा हालत में ही वापस लौटती थी। मैंने इस बारे में छानबीन करने का सोचा और काम शुरू कर दिया। एक पल को तो मुझे डर लगा था कि मैं इस मामले से दूर रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं खुद भी मुसीबत की मारी लड़की थी। मेरे शौहर पर किसी ने नाजायज केस करके इसे जेल में बंद करवा दिया था, और हम लाखों रुपए के मकरूज भी हो गए थे। वो कर्ज जो हमने कभी लिया ही नहीं था। लेकिन हम गरीब थे, इसलिए हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। उल्टा लोगों ने मेरे शौहर को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया था कि वो गलत कामों में मुलव्विस था और जराइम करता था। इसलिए उसने लाखों का कर्ज चढ़ा लिया। अब जेल भी पहुंच गया। सब लोग मुझे भी मशवरे देने लगे कि ऐसे मुजरम पेशा मर्द से तलाक लेकर अपनी अलग जिंदगी बसा लो। मगर मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती थी, वो ऐसा नहीं था। वो बहुत ही शरीफ और सीधा साधा आदमी था, काम से काम रखने वाला। और अगर मेरे शौहर को रुपए पैसे का लालच होता तो वो मेरी नौकरी कभी ना छुड़वाता। मुझे वो दिन याद थे जब शादी के बाद मैं अस्पताल जाती थी तो मुझे नौकरी करता देखकर वो उदास हो जाता था और मुझे कहता था कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखूं, तुम्हें बिठाकर खिलाऊं, ना कि तुम्हारी कमाई खाता फिरूं। और अपने शौहर की उदासी और बेबसी को महसूस करते हुए ही मैंने नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी थी। तो भला ऐसा आदमी कैसे किसी को धोखा दे सकता है और कैसे कोई गलत काम कर सकता है? उसकी सबसे बड़ी खता यही थी कि वो गरीब था और इसके सर पर कोई ऐसा मजबूत हाथ नहीं था जो इसकी मदद कर सकता। और अब जब वो मुश्किल में था तो मैं कैसे उसको अकेला छोड़ देती? यही सोचते हुए मैंने दोबारा से नर्सिंग शुरू कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर सारा कर्ज चुका दूंगी, क्योंकि मेरे शौहर की रिहाई भी सिर्फ इसी वक्त मुमकिन थी जब मैं लाखों का कर्ज चुका पाती। नौकरी करते ही मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। पोस्टिंग का सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी, मगर ये नौकरी मेरी मजबूरी थी। इसलिए मैं चूं चां किए बगैर ही दूसरे शहर ड्यूटी देने पहुंच गई। इस शहर में आकर मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे इसी अस्पताल में कमरा रहने को भी मिल गया था। इस तरह मुझे किराए के घर से छुटकारा मिल गया था। यहाँ मैंने दिन रात दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी ड्यूटी के अलावा भी ओवरटाइम कर लिया करती थी। इससे मुझे इजाफी तनख्वाह मिल रही थी और चंद महीनों में मैंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद मैं सारा कर्ज बराबर कर लूंगी और मेरा शौहर रिहा होकर मेरे पास आ जाएगा। मुझे अपना शौहर बहुत याद आता था और इसकी बहुत फिक्र थी। वैसे भी इस भरी दुनिया में मेरा वो वाहिद सहारा था जिसने मुझे बहुत इज्जत और माल से रखा हुआ था, और इस जालिम दुनिया ने वही इकलौता सहारा भी मुझसे छीनने की कोशिश की थी। मेरी शुरू से आदत थी कि मैं कभी किसी के मामलात में नहीं पड़ती थी, हमेशा अपने काम से काम रखती थी। और अब तो जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी, इसके बाद तो वैसे ही मैं दुनिया से कट कर रहना चाहती थी। मगर इस अस्पताल में होने वाले वाकयात ने मुझे हिलाकर रख दिया था, और ना चाहते हुए भी मैं इस मामले में घुसने की कोशिश करने लगी। मेरे हाथ कोई ऐसा सिरा नहीं आ रहा था कि जिससे मैं ये जान पाती कि आखिर वहाँ क्या होता था। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे एक तरीका नजर आया। मैंने नोट किया कि जब कोई गरीब लड़की इलाज के लिए आती थी तो इसके लिए एक ही कमरा इस्तेमाल होता था, यानी हर मरने वाली लड़की को इसी कमरे में ले जाया जाता था, जहाँ से वो 4 घंटे बाद मरी हुई वापस आती थी। फिर मैंने 2-3 बार कमरे की सेटिंग और सफाई करने के बहाने
इस कमरे का अच्छे से जायजा लिया। इसके बाद एक खुफिया कैमरा इस कमरे में ऐसी जगह लगा दिया जहां से कमरे में पड़ा बेड साफ नजर आता था। ये सब करते हुए मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। ये खतरनाक काम बहुत था। मैं पकड़ी भी जा सकती थी, और अगर मैं पकड़ी जाती तो अपने शौहर की तरह मुझे भी जेल हो जाती। मैं अस्पताल के बेहतरीन डॉक्टरों से पंगा ले रही थी, मगर चूंकि मामला ऐसा था कि मैं खामोश रह नहीं सकी। वो सब भी मेरी तरह बेबस और गरीब लोग थे, जिनकी गुर्बत का ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे। इसीलिए मैंने हर खौफ और फिक्र को एक तरफ रखकर अपना काम किया। अब मुझे बेसब्री से अगली लड़की का इंतजार था। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं किसी गरीब लड़की के यहाँ आने की दुआएं कर रही थी। मुझे अफसोस तो हुआ था, मगर इत्मीनान भी था कि अब सिर्फ एक लड़की की कुर्बानी से मैंने सच्चाई तक पहुंच जाना था, और सच्चाई को जान लेने के बाद मैंने क्या करना था इसका हल भी मैंने सोच लिया था। इस अस्पताल का डायरेक्टर बहुत ही नेक और फरिश्ता सिफ्त इंसान था। उसी ने मेरे हालात देखते हुए अपने अस्पताल में मेरी पोस्टिंग करवाई थी, और जानबूझकर मेरी तनख्वाह भी ज्यादा रखी थी, ताकि मैं जल्द से जल्द कर्जे की रकम बराबर कर सकूं। और अब इस मामले में भी यकीनन वो डायरेक्टर मेरी जरूर मदद करेगा। और फिर 2 दिन बाद ही मेरी दिली मुराद बर आई, और एक बार फिर एक बीमार गरीब लड़की अस्पताल में आई, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक इस लड़की को इसी कमरे में ले जाया गया, और 4 घंटे बाद वो लड़की मुतला हालत में वापस आई। मुझे इसकी मौत का बहुत दुख था। मैंने इस लड़की के वालिदैन से राब्ता नंबर ले लिया था। मैंने पूरा इरादा बना लिया था कि सच्चाई जानकर घर में इन लड़कियों के घर वालों से राब्ता करके खुद ही इनको सारी सच्चाई बताऊंगी, जिनसे ये कहा गया था कि इनकी बेटियां ही बदकिरदार हैं। और जब ये सारा कुछ कर लेने के बाद वो डॉक्टर अपने कमरों में आराम करने चले गए, और वो नर्स भी अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने रूम में चली गई, तो मैं जल्दी से इस रूम में गई, क्योंकि मैं ओवर टाइम किया करती थी, इसलिए मैं अभी तक अस्पताल में ही रुकी हुई थी। फिर मैंने बहुत एहतियात और खुफिया तरीके से वो कैमरा निकाल लिया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। मैंने लैपटॉप में वो कैमरा लगाया तो हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। ऐसी सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। इन लड़कियों को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर थे। इन दरिंदों ने इस मासूम लड़की का मुआयना करने के बहाने इसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की, और फिर इसके बाद इसके सारे अंदरूनी अज़ा निकाल कर महफूज कर लिए। और फिर उसके बाद वही कहानी दोहराई गई कि लड़की की हालत बिगड़ गई थी, वो मर गई। अब मैं समझी थी कि झूठी कहानी सुनाकर गुस्ल के लिए क्यों मजबूर किया जाता था, ताकि घर गुस्ल देने पर ये राज ना निकले। इस लड़की के अज़ा निकाले गए हैं। गरीब और शरीफ लोग अपनी बदनामी के खौफ से इन जानवरों की बातों में आ जाते थे, और बिना सच जाने अपनी बेटियों को ऐसे ही दफना देते थे। मैं कितनी देर बेयकीनी की हालत में बैठी रह गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर्स के रूप में ऐसे शैतान भी पाए जाते हैं। फिर मैंने वो वीडियो भी महफूज कर दी और पहली फुर्सत में अस्पताल के डायरेक्टर को दिखाई। मेरी सोच के मुताबिक इस डायरेक्टर ने फौरन तीनों डॉक्टरों को और नर्स को जेल करवाई, और चारों पर भारी भारी जुर्माने भी लगाए गए। लड़कियों के वारिसीन से मुलाकात भी की, और इनसे माजरत करके जुर्माने की रकम से इन्हें इतनी कीमत अदा की गई जितनी कीमत में इन मासूम लड़कियों के आज़ाब बेचे गए थे। और मुझे इनाम के तौर पर इतनी रकम मिल गई कि जिससे मैंने अपने शौहर को बाजियाब करवा लिया।